नमस्कार 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 सभी साथियों को, सभी मित्रों को नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम, जय श्री राम। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी। हम बात कर रहे थे कल दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में हम बात कर रहे थे कल। और भौतिक विभागों में अपन ने बात की थी सबसे फर्स्ट भौतिक विभाग के बारे में, जिसका नाम था पश्चिमी रेगिस्तान, या जिसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। उसमें थोड़ी सी बात अपन के रह गई थी, छूट गई थी, उसको पढ़े पहले। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ये हमारा राजस्थान और राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग। और इन भौतिक विभागों में जो हमारा सबसे फर्स्ट भौतिक विभाग था, जिसका नाम था पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान, या जिसको कहा जाता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। यह हम पश्चिमी रेगिस्तान या थार के मरुस्थल के बारे में बात कर रहे थे। चलो लीजिए, ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में ये बनाया था अपन ने अरावली क्षेत्र, अरावली। ठीक है, इस पश्चिमी रेगिस्तान या थार के मरुस्थल को अपन ने लास्ट टाइम बात की थी। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, और ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है। ये वाला जो भाग है, इसको शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शुष्क मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। इस शुष्क मरुस्थल में अपन ने बात की थी दोस्तों, दो बातें की थी कि इस पश्चिमी रेगिस्तान का जो ये शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल में हमारे जैसलमेर जिले को शामिल किया जाता है, कुछ भाग बीकानेर का शामिल किया जाता है, इसके अलावा बाड़मेर का भाग शामिल किया जाता है, और पश्चिमी जोधपुर का भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दो तीन बातें याद रखने के लिए कहा था, जिसमें फर्स्ट बात मैंने आपको बताई थी कि इस पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर यहाँ शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर के चांदन गांव में एक चांदन नलकूप लगाया गया है, जिसको थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। ये बात काफी याद रखने की होती है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सेवन घास के मैदान बनाए थे जैसलमेर में, और जो सेवन घास के मैदान थे, इनको लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी, शुष्क मरुस्थल का सबसे जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, वह था यहाँ पे पाया जाने वाला भयंकर जहरीला सर्प बीवड़ा। तो ये तीन बातें दोस्तों मैं शुष्क मरुस्थल में आपको बता चुका था। और इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए मैंने कहा था आपसे कि इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपन चार भागों में बांटेंगे। और ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को चार भागों के अंदर बांटा जाता है, चार भागों के अंदर, जिसमें कल मैंने बताया था आपको, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कहा जाता, सॉरी, ये वाला जो भाग है, इसको कहा जाता है घग्गर प्रदेश नंबर 1। कौन सा प्रदेश? घग्गर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा भौतिक विभाग, जो भौतिक विभाग क्या, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो दूसरा पार्ट था, इसको मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है दोस्तों शेखावाटी प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको? शेखावाटी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसका तीसरा पार्ट था अर्ध शुष्क मरुस्थल का, इसको कहा जाता है नागौर उच्च भूमि। क्या कहा जाता है दोस्तों? नागौर उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, नागौर उच्च भूमि। और इसका जो चौथा पार्ट था, इसको कहा जाता है दोस्तों लूनी प्रदेश,
या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन या लूनी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात मैं आपको कल एग्जाम के अंदर बता चुका था। कल यहाँ तक की बात को मैं आपको बता चुका था कि ये जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो कि 25 सेंटीमीटर से लेके और 50 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है, इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस घग्गर प्रदेश के बारे में हम बात करें तो घग्गर प्रदेश के अंतर्गत जो जिले शामिल किए जाते हैं, घग्गर प्रदेश के अंतर्गत जो जिले शामिल किए जाते हैं, इसमें जिले शामिल किए जाते हैं तो एक तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, और इसके अलावा है हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरी बात है, घग्गर प्रदेश है, यहाँ की अपन को एक बात ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी, वो प्रमुख नदी है यहाँ पे घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जिसको अपन आगे चल के जो राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत इस नदी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये जो घग्गर प्रदेश है, घग्गर प्रदेश के अंतर्गत श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले शामिल किए जाते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो घग्गर नदी है, इसी वजह से इस प्रदेश को घग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो जो तीसरी बात ये याद रखनी है, ये जो घग्गर प्रदेश है, यहाँ पे घग्गर नदी के पाट को, ये घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी के पाट को, पाट का मतलब बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट को नाली कहा जाता है। ये भी बात एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो घग्गर प्रदेश में आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि इस घग्गर प्रदेश के अंतर्गत श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों को शामिल किया जाता है। इस घग्गर प्रदेश की प्रमुख नदी घग्गर नदी है, और इस घग्गर प्रदेश में जो घग्गर नदी बहती है, इस घग्गर नदी के पार्ट को यहाँ पे नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। और एक बात ये भी याद रख लेना आप कि ये जो घग्गर प्रदेश है, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का अन्न कटोरा कहलाता है, अन्न का कटोरा कहलाता है। ध्यान दें दोस्तों, मैंने शब्द प्रयोग किया है यहाँ पे राजस्थान का अन्न का कटोरा। अगर क्षेत्र विशेष के बारे में बात की जाती है तो क्षेत्र विशेष के बारे में घग्गर प्रदेश को अन्न का कटोरा कहा जाएगा। देखते ही क्या लगा देना है आपको? अन्न का कटोरा घग्गर प्रदेश को लगा देना है। लेकिन अगर किसी पर्सनल जिले के बारे में अगर बात की जाती है तो इन दोनों में से जो गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिला, वो राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्षेत्र विशेष की अगर बात की जाए तो क्षेत्र विशेष के अंदर जो घग्गर प्रदेश है, ये अन्न का कटोरा कहलाता है। चूंकि आपको इस बात का मालूम होगा कि ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। और मरुस्थल अन्न का कटोरा कैसे बन गया भाई? तो मरुस्थल अन्न का कटोरा इस वजह से बन गया है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के जो उत्तर में भाग है, ये पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, और पंजाब का एरिया होने के कारण, पंजाब के दक्षिण में उससे टच होने के कारण, पंजाब से जो भी हमारे यहाँ पे नहरें लाई गई है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, चाहे वो गंग नहर हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, इन नहरों का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है, वो हमारे श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों को मिलता है। और यहाँ की जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, उस रेतीली मिट्टी जो है वो उपजाऊपन क्षमता उसकी ठीक है, और सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो उसमें उपजाऊपन क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे सिंचाई की उन्नत व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे अच्छी अच्छी फसलों का उत्पादन होने लग गया है, उपजाऊ फसलें होने लग गई है, उपजाऊ मिट्टी बनने लग गई है। तो इस वजह से राजस्थान का बहुत ज्यादा अन्न का उत्पादन करता है, इस वजह से ये क्षेत्र राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। लेकिन जिला पूछा जाए तो श्री गंगानगर आपको जवाब देना है। तो फर्स्ट प्रदेश है घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले शामिल हो रहे हैं। यहाँ की प्रमुख नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी के पार्ट को बहुत बार पूछा गया, नाली कहा जाता है, और ये राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। इतनी सी बात आपको घग्गर प्रदेश के अंदर याद रखनी है। ठीक है,
चलते हैं दूसरे प्रदेश की ओर। तो दूसरे प्रदेश का नाम है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। तो इस शेखावाटी प्रदेश में हम बात करें तो इसके अंदर 3 जिले शामिल किए जाते हैं। शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो जिले शामिल किए जाते हैं वो जिले शामिल होते हैं, एक तो सीकर है, एक झुंझुनू है, ये झुंझुनू, और इसके अलावा एक जिला है चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला। तो इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं? इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों 3 जिले शामिल किए जाते हैं, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये 3 जिले शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तीनों जिलों को शेखावाटी जिलों के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, चूरू, या चूरू, सीकर, झुंझुनू एक बात है। तो ये 3 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे भी अपन को कुछ बात याद रखनी है इस शेखावाटी प्रदेश से संबंधित, और वो बात ये याद रखनी है अपन को, यहाँ लिख देते हैं। ये जो शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बीड़ कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो बीड़ के नाम से जाना जाता है। अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जैसलमेर में जो घास के मैदान पाए जा रहे थे उनको लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इनको बीड़ के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बीड़ हो जाएगा, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाले घास के मैदानों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस शेखावाटी प्रदेश में चूंकि मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर यहाँ पे वर्षा जल के संचय के लिए कुछ कुएं बनाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ के प्राचीन परंपरा रही है। जल को बचाने के लिए, जल को संचयन करने के लिए, वर्षा जल को इकट्ठा रखने के लिए यहाँ पे ये परंपराएं रही है। तो यहाँ पे वर्षा जल के संचय के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय के लिए, वर्षा जल संचय के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें जोहड़ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात भी अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो ये शेखावाटी प्रदेश है। इस शेखावाटी प्रदेश के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको बीड़ कहा जाता है, और इस क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, वर्षा जल का संचय करने के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जोहड़ के नाम से जाना जाता है। और एक और बात हमें करनी है, तो ये जो शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश, और इस शेखावाटी प्रदेश में अपन को ध्यान ये रखना है, शेखावाटी प्रदेश यहाँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण इसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मिक्स जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे एक जैसे हो गए हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को। ये शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले शामिल किए जाते हैं, और इस शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाले घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत वर्षा जल के संचय के लिए, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए कुछ कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, और उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है,
और यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर प्रदेश के नाम से। प्राचीन समय के अंदर यहाँ पे कुछ नदियां प्रवाहित हुआ करती थी और नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। वो जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राचीन समय के अंदर जो जमा की गई है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, और जहाँ वर्तमान समय के अंदर भी मिट्टी को जमा किया जा रहा है तो वह नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरे भाग की, तीसरे पार्ट की, जिसको नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जो नागौर उच्च भूमि है इसमें मुख्यतः नागौर जिले को शामिल किया जाता है। कौन से जिले को? नागौर जिले को। इसके अंतर्गत नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत नागौर जिले को शामिल किया जाता है। क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर चूने की चट्टानों की प्रधानता है। किसकी? चूने की चट्टानों, चूने की चट्टानों की प्रधानता है। चूने की चट्टानें अधिक पाई जाती है और ये चूने की चट्टानों की प्रधानता होने के कारण यहाँ का जो भूमिगत जल है, यहाँ का भूमिगत जल वह है फ्लोराइड युक्त। कैसा जल है? फ्लोराइड युक्त जल है। यानी कि यहाँ का जो भूमिगत जल है, मिट्टी के अंदर का जो जल है, जमीन के अंदर का जो जल है, भूमिगत जल, उसमें क्या है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और ये फ्लोराइड की मात्रा अधिक क्यों है? तो चूने की चट्टानों की प्रधानता के कारण है। और ये फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण, भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त होने के कारण, यहाँ के जब भूमिगत जल का सेवन यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो उन लोगों में एक फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कुब्बड़ की बीमारी कहते हैं। अर्थात उनके जो जोड़ है, ये कुब्बड़ है, ये कुब्बड़ियों निकल जाती है, कुब्बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है इस जल का यहाँ पे सेवन करने से। तो इसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से ही जान लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो भूमिगत जल है, कैसा है? फ्लोराइड युक्त है। और इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे लोगों में? फ्लोरोसिस नामक बीमारी। कौन सी बीमारी? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको कुब्बड़ की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुब्बड़ की बीमारी यहाँ पर लोगों में हो जाती है। और ये कुब्बड़ की बीमारी होने के कारण इस पट्टी को ही कर दिया जाता है कुब्बड़ पट्टी। क्या कर दिया जाता है इसको? कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी इसको कहा जाता है। और ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कुब्बड़ पट्टी का विस्तार कौन से जिलों के अंदर है? तो कुब्बड़ पट्टी का विस्तार चूंकि यहाँ नागौर से लेके और इधर आता है अजमेर क्षेत्र, तो यहाँ नागौर से लेके और अजमेर तक ये कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है। कौन सी पट्टी? कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुब्बड़ पट्टी का जो विस्तार है, कुब्बड़ पट्टी का जो विस्तार है, कुब्बड़ पट्टी का विस्तार अजमेर और नागौर में है। कहाँ पे है? अजमेर से नागौर, अजमेर से नागौर, यहाँ तक इस कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नागौर उच्च भूमि से संबंधित, नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत नागौर जिला शामिल किया जाता है। और इस नागौर जिले को शामिल किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि चूने की चट्टानों की प्रधानता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चूने की चट्टानों की प्रधानता होने के कारण यहाँ का जो भूमिगत जल है वह भूमिगत जल कैसा है? तो फ्लोराइड युक्त है। फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जब इस जल का सेवन यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है तो उनमें कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको कुब्बड़ की बीमारी के नाम से जाना जाता है।
तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी, जिसको कुबड़ की बीमारी कहा जाता है, ये बीमारी यहाँ के लोगों में अधिकांश देखने को मिलती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसको कुबड़ पट्टी का दर्जा दे रखा है कि ये क्या है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी है। और इस कुबड़ पट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है, कौन से जिलों के मध्य स्थित है। तो ये कुबड़ पट्टी का विस्तार जो है वो अजमेर से लेके नागौर तक या नागौर से लेके अजमेर तक यूं कह सकते हैं अपन। तो कुबड़ पट्टी का विस्तार नागौर से लेके और अजमेर तक है। ठीक है, अब अपना ये जो चौथा भाग रह गया है, चौथे भाग का नाम है लूनी बेसिन। चलो लूनी बेसिन को अपन अगले ही पेज में बनाते हैं और फिर एक बार मैं रिकॉल कर दूंगा इसको। ये राजस्थान, ये अरावली बनाया था मैंने आपके लिए। ये तो शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें ये हमारा घग्गर प्रदेश, ये हमारा शेखावाटी प्रदेश और ये हमारा नागौर उच्च भूमि। और ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है लूनी बेसिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? लूनी बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है, लूनी बेसिन। इस लूनी बेसिन के अंदर हम बात करें तो ये पश्चिमी रेगिस्तान का या मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन है। मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन, मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन। ये बात आपको समझना है। ये मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन माना जाता है लूनी बेसिन को, लूनी बेसिन। देखो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे कोई नदियां बहती हुई अपने जल को किसी सागर, महासागर, खाड़ी वगैरह तक नहीं लेके जाती है। इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है, ये भी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर कुछ इक्की दुक्की नदियां प्रवाहित होती है तो वो भी क्या हो जाती है, इसी मरुस्थल में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, अर्थात वह अंतःप्रवाही नदियां कहलाती है। वो बहती हुई किसी सागर, महासागर, खाड़ी वगैरह तक अपने जल को बहाकर नहीं ले जाती है। इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर देख लीजिए आप, कोई सी भी नदी ऐसी नहीं है इस क्षेत्र के अतिरिक्त कि भाई वो पानी को बहाकर और किसी सागर, महासागर, खाड़ी तक लेकर जाती हो। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है इस मरुस्थल का जहां पे नदी बहती हुई अपने जल को सागर तक पहुंचाने का काम करती है। और ये जो लूनी बेसिन है, यहाँ पे प्रमुख नदी आप जानते हैं, यहाँ अजमेर की नाग पहाड़ी से निकल के और नदी आती है और ये नदी यहाँ पे इस प्रकार से बहती हुई इधर गुजरात में चली जाती है और गुजरात में जाके उधर कच्छ के रण तक अपने जल को उंडेल देती है, जो अरब सागर में जाके डाल देती है। ठीक है, कच्छ के रण में चला जाता है और कच्छ के रण से भी बहते हुए कहाँ पे चला जाता है वो पानी, तो अरब सागर तक चला जाता है। इसके अलावा एक तो ये लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। लूनी की जो भी सहायक नदियां हैं उन सब का पानी ये लूनी लेके जाती है आगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सिरोही जिला है और इस सिरोही जिले से हमारी पश्चिमी बनास नदी निकल के इस प्रकार से जाती है और वो भी अपने जल को कच्छ की खाड़ी तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस वजह से ये पूरे मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन माना जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन किसको कहा जाता है, तो लूनी बेसिन को कहा जाता है। और इस लूनी बेसिन का जो प्राचीन नाम है, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है, वो प्राचीन नाम है गोडवाड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसको? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये पूरे मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन है और यहाँ का जो प्राचीन नाम है वो गोडवाड़ प्रदेश है। यहाँ की जो अपवाहित नदियां हैं, यानी कि बहने वाली जो नदियां हैं, प्रमुख नदी, तो वो प्रमुख नदी है यहाँ की एक तो लूनी नदी है और इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी है। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। ये दो नदियां हैं जो इस क्षेत्र से बहते हुए अपने जल को इधर अरब सागर तक पहुंचाने का काम करती है। अर्थात इधर का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे अगर कोई नदी प्रवाहित होती है तो वो यहीं रेत के मरुस्थल में यहीं इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है।
तो इस वजह से इसको राजस्थान का या पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र अफवाह बेसिन माना जाता है, लूनी बेसिन को। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है, इस गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, जिले। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखना है आपको, एक तो इसमें जालोर जिले को शामिल किया जाता है। कौन से जिले को? जालोर जिले को शामिल किया जाता है। एक इसमें पाली जिले को शामिल किया जाता है। और चूंकि एग्जाम के अंदर एक बार क्या है कि वैसे वास्तव में होना तो ये चाहिए कि बाड़मेर को इसमें राइट माना जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी लूनी नदी है वो लूनी नदी इस प्रकार से बहती हुई इधर जोधपुर में भी जाती है, जोधपुर को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट वाला एरिया है इसको इसमें गोडवाड़ प्रदेश में शामिल किया जाता है। तो चूंकि इसमें बाड़मेर को शामिल किया जाना चाहिए, जालोर और पाली को शामिल किया ही जा रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर एक बार क्या किया गया कि यहाँ पे सिरोही जिले को राइट माना गया है। और उस सिरोही जिले को इस कारण से राइट माना गया है क्योंकि सिरोही जिले से पश्चिमी बनास नदी बहती हुई निकल रही है, इस वजह से उस सिरोही जिले को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो आपको इसमें तीसरे जिले के रूप में याद रखना है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। और इसके अलावा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको सिरोही ना मिले तो इसके अलावा आपको बाड़मेर जिले के बारे में ध्यान रखना है। तो गोडवाड़ प्रदेश में कौन से जिले शामिल किए जा रहे हैं? तो जालौर, पाली, सिरोही। और सिरोही ऑप्शन में अगर ना हो तो इसके अलावा हमें याद रखना है बाड़मेर जिला इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। तो ये है हमारा लूनी बेसिन। तो कौन सा बेसिन हो गया? ये लूनी बेसिन हो गया। ये कौन सा प्रदेश हो गया दोस्तों? घग्गर प्रदेश, जिसके बारे में पढ़ने पड़ा है, घग्गर प्रदेश। इसके अलावा ये कौन सा प्रदेश हो गया? तो ये शेखावाटी प्रदेश हो गया दोस्तों, इसके बारे में भी पढ़ने पड़ा है, शेखावाटी प्रदेश के बारे में। और ये वाला जो प्रदेश है ये नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी पढ़ने पढ़ लिया है। और ये जो चौथा प्रदेश है इसको कहा जाता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के बारे में इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको ये क्या नाम से रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। ये शुष्क मरुस्थल था। शुष्क मरुस्थल के अंदर आपको तीन बातें ध्यान रखनी थी। एक तो चांदन नलकूप ध्यान रखना था, एक पीवड़ा सर्प ध्यान रखना था, एक लाठी सीरीज क्षेत्र ध्यान रखना था जो सेवन घास के मैदान है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। अर्ध शुष्क प्रदेश में घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश में गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, प्रमुख नदी घग्गर नदी और इसके पाठ को नाली कहा जाता है और ये राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। दूसरा क्षेत्र जो है शेखावाटी प्रदेश, इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी थी। इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू को शामिल किया जाता है शेखावाटी प्रदेश में। यहाँ कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और घास के मैदानों को यहाँ पर बीड़ के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण इसको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात, यहाँ पे वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं जिनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नागौर उच्च भूमि, और इस नागौर उच्च भूमि के अंदर मैंने आपको बताया नागौर को शामिल किया जाता है। यहाँ पर चूने की चट्टानों की प्रधानता है और चूने की चट्टानों की प्रधानता की वजह से यहाँ का जो भूमिगत जल है वो फ्लोराइड युक्त है। और फ्लोराइड युक्त जल होने के कारण यहाँ के लोग जब इस जल का सेवन करते हैं तो उनमें फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है जिसको कुबड़ की बीमारी कहा जाता है। और इस क्षेत्र को राजस्थान की कुबड़ पट्टी सरकार ने घोषित कर रखा है। कुबड़ पट्टी के अंतर्गत अजमेर और नागौर जिले को शामिल किया जाता है। यानी कि कुबड़ पट्टी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो नागौर से लेकर अजमेर तक फैली हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट बात चौथा जो भाग है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के अंतर्गत ये मरुस्थल का एकमात्र अफवाह बेसिन माना जाता है। इसका प्राचीन नाम गोडवाड़ क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी और पश्चिम बनास है। और इस गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत जालौर, पाली और सिरोही जिले को शामिल किया जाता है और इसके अतिरिक्त बाड़मेर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, और ध्यान ये रखना है, कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि इस मरुस्थल से संबंधित पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल, या थार का मरुस्थल जो है, थार का मरुस्थल पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला व सर्वाधिक
जैव विविधता वाला मरुस्थल है, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह आपको ध्यान रखनी है। पूरे विश्व के अंदर कई सारे मरुस्थल के नाम सुने होंगे आपने। पूरे विश्व के अंदर कई सारे मरुस्थल है, लेकिन उन सभी मरुस्थलों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वह इस थार के मरुस्थल में पाई जाती है। पूरे विश्व के अंदर जितनी जैव विविधता पाई जाती है, पूरे विश्व के अंदर सभी मरुस्थलों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता भी इसी मरुस्थल के अंदर देखने को मिलती है। इतनी जनसंख्या आपको विश्व के किसी मरुस्थल में देखने को नहीं मिलेगी, और इतनी जैव विविधता आपको पूरे विश्व के अंदर किसी मरुस्थल में देखने को नहीं मिलेगी। मैं केवल मरुस्थल के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली जैव विविधता के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसे क्या कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। कैसा क्षेत्र? रुक्ष क्षेत्र कहा है। रुक्ष क्षेत्र का मतलब रूखा सूखा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? रूखा सूखा क्षेत्र कहा है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आपको ध्यान रखना है। ये प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश, और इन डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश के द्वारा इस पश्चिमी रेगिस्तान को क्या कहा गया है या थार के मरुस्थल को क्या कहा गया है? तो इनके द्वारा इसको रुक्ष क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? रुक्ष क्षेत्र अर्थात रूखा सूखा क्षेत्र। इन्होंने बताया है कि ये पश्चिमी जो रेगिस्तान है ये मरुस्थल तो नहीं है, लेकिन जल की कमी के कारण ये मरुस्थल के जैसा हो गया है। अन्यथा वास्तव में ये मरुस्थल तो नहीं है, लेकिन जल की कमी के कारण ये कैसा हो गया है? तो मरुस्थल के जैसा हो गया है। तो ये सेंटेंस भी आपको ध्यान रखना है डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश का। पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली जैव विविधता के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसको क्या कहा है? तो रुक्ष क्षेत्र इसको कहा है। और पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे कुछ जल संरक्षण की विधियों के बारे में भी अपन को ध्यान रखना है। जल संरक्षण की विधियां, यहाँ पर जल संरक्षण की विधियां ये आपको ध्यान रखनी है। कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इनको। पश्चिमी रेगिस्तान चूंकि आप जानते हैं जल की कमी है, मरुस्थल है। अब तो खैर हालात बदल गए हैं IGNP के कारण, इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पे पानी की पूर्ण सप्लाई हो चुकी है। अब तो फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे जब इंदिरा गांधी नहर नहीं थी तो पानी की काफी ज्यादा भयंकर किल्लत थी, और यहाँ पे पानी को बचाने के लिए, बूंद बूंद पानी को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए काफी जोर दिया जाता था स्थानीय लोगों के द्वारा। काफी प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे जिनको जल संरक्षण की विधियों के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जल संरक्षण की विधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 हम बात करें रन या टाट के बारे में। किसके बारे में? रन या टाट के बारे में। रन या टाट क्या है? तो ये यहाँ पे जल संरक्षण की विधि है जल को बचाने के लिए। अर्थात यहाँ पे जल को बचाने के लिए एक प्रकार की विधि अपनाई जाती है जिसको रन या टाट के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जो रन या टाट होते हैं या इनको अस्थायी झीलें कहा जाता है। कैसी झीलें कहा जाता है इनको? अस्थायी झीलें कहा जाता है। अस्थायी झीलें इनको कहा जाता है। यहाँ पे बालू का ढेर आपने अभी पढ़े हैं,
मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था बालू का ढेर पाए जाते हैं, उन बालू का ढेरों के बीच में जो निम्न भूमि होती है, अर्थात इधर भी बालू का ढेर बना हुआ है, इधर भी बालू का ढेर बना हुआ है, उधर भी बालू का ढेर बना हुआ है, इधर भी ढेर बना हुआ है, और उन बालू का ढेरों के बीच में जो कुछ खाली जगह रह जाती है, निम्न भूमि उसको कहा जाता है। तो बालू का ढेरों के बीच की निम्न भूमि को तो तल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल्ली कहा जाता है। और जब उन तल्लियों के अंदर पानी भर जाता है, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको रन या टाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रन या टाट के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये कैसी झीलें होती है? ये अस्थायी झीलें होती है। कुछ समय के पश्चात इनका पानी खत्म हो जाता है या तो वाष्प बन के उड़ जाता है, इनके पशु जीव जानवर जो है वह पी लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, और जब यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है तो इन झीलों का पानी समाप्त हो जाता है। तो ये कैसी होती है? अस्थायी झीलें होती है। तो आपको एक तो विधि ये ध्यान रखनी है, रन या टाट, ये अस्थायी झीलें होती है। दूसरी विधि आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे प्लाया। क्या याद रखना है? प्लाया झीलें। और ये जो प्लाया झीलें होती है, ये इनका थोड़ा बड़ा रूप होता है, लेकिन इनकी क्या की जाती है, समय समय पे सार संभाल की जाती है। इनका थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, और बड़ा रूप होने के कारण स्थानीय लोग जो है ये पूरे वर्ष भर में एक बार इनकी साफ सफाई वगैरह कर देते हैं। इसमें जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, उसको साइडों पे लगा देते हैं, किनारों पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाती है? ये स्थायी झीलें बन जाती है। ये कैसी होती है? ये स्थायी झीलें हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो अस्थायी झीलें होती हैं, बालू का टीलों के बीच की निम्न भूमि में पानी इकट्ठा हो जाने से तो अस्थायी झीलें बनती है, उनको तो रन या टाट के नाम से जाना जाता है। और ये जो बड़ी झीलें होती है, वही बालू का रेत के ढेरों के बीच की निम्न भूमि पे पानी इकट्ठा होने से, लेकिन इनका एरिया थोड़ा बड़ा होता है, और इनकी वर्ष भर में एक बार स्थानीय लोगों के द्वारा साफ सफाई कर दी जाती है, ताकि वर्ष भर के लिए यहाँ पे पानी बना रहे। तो इस प्रकार की झीलों को कहा जाता है यहाँ पे प्लाया झीलें। तो ये कैसी झीलें होती है? तो ये स्थायी झीलें होती है। कैसी झीलें होती है दोस्तों? स्थायी झीलें होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर 3, नाडी। क्या याद रखना है? नाडी के बारे में ध्यान रखना है। ये नाडी पूर्वी राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है। और नाडी क्या होते हैं? ये छोटे पोखर होते हैं। नाडी क्या होते हैं? छोटे पोखर होते हैं। छोटे पोखर होते हैं, अर्थात गांव के आसपास के भूमि में कुछ जो नीची भूमि होती है, या उसमें खड्डा वगैरह कर दिया जाता है, वो तलाई के जैसे बना दी जाती है उसको, जिसमें आसपास के क्षेत्र से पानी बहता हुआ आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, तो वो नाडी बन जाती है। तो इस प्रकार भी यहाँ पे पानी को रोकने का या संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है, नाडी के रूप में भी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टांका। क्या याद रखना है? टांका होता है। और टांके के बारे में ध्यान रखना है, ये होती है पक्की टंकी। क्या होती है? ये पक्की टंकी होती है पानी की। और ये पक्की टंकी होती है, इसके आसपास के क्षेत्र को, इसके आसपास का क्षेत्र जो है, आसपास का क्षेत्र वह आगोर या पाइथान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आगोर या पाइथान कहा जाता है। आगोर या पाइथान कहलाता है। आगोर या पाइथान कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। टांका होता है, ये भूमिगत टैंक होता है, पक्की टंकी होती है, खड्डा किया जाता है और उसको पक्का बनाया जाता है। ये घर के आंगन में भी बना लिया जाता है, घरों के बाहर भी बना दिया जाता है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, जैसे घर के आंगन के मध्य भाग में बना दिया या घर के आंगन में किसी भी जगह पे बना दिया, तो चाहे छत का पानी आए या आंगन का पानी आए, तो उसको एक पाइप के माध्यम से इस टंकी में इकट्ठा कर लिया जाता है। अर्थात ये जो पानी है इसको बहता हुआ नहीं छोड़ा जाता है, इसको उस टंकी में इकट्ठा कर लिया जाता है जो पक्की टंकी बनी हुई होती है। तो ऐसा एक टांका होता है, और जिस क्षेत्र से भी इस टांके के अंदर पानी आता है तो इसको क्या कहा जाता है? आगोर या पाइथान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टांका पाया जाता है। टांका अर्थात पक्की टंकी होती है, तो ये आसपास के क्षेत्र का आगोर या पाइथान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पे जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है खड़ीन। क्या याद रखना है? खड़ीन आपको ध्यान रखना है। तो खड़ीन एक जल संरक्षण की विधि भी है, जल संरक्षण विधि भी और कृषि पद्धति भी है, और
ये एक कृषि पद्धति भी है। तो इसके बारे में थोड़ा समझना है आपको ध्यान से, कृषि पद्धति भी है। तो ये जल संरक्षण की विधि भी है और इसके अलावा ये कृषि करने का एक तरीका भी है, थोड़ा समझना है इसको आपको। ये जैसे कोई एक गांव बसा हुआ है, ये ठीक है, ये कोई गांव, ये घरों की, कुछ घरों की बस्ती बनी हुई है, ये एक गांव बना हुआ है। अब इस गांव के लोग क्या करेंगे कि गांव के आसपास के क्षेत्र के अंदर कोई ऊंचाई से नीचाई वाली भूमि है, इधर ऊंचा क्षेत्र है, इधर नीचा क्षेत्र है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ मेड़ बना देंगे, ये मेड़ बना देंगे, अर्थात खेतों के रूप में ये मेड़ से मेड़ बना देंगे, मेड़ से मेड़ बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि इधर से पानी बहता हुआ आएगा, अगर ये खेत भर जाता है तो इसके दोनों मुंह को खुला रखा जाता है, यहाँ से पानी नीचे वाले खेत में आ जाता है। फिर अगर ये खेत भी भर जाता है तो यहाँ से इसके दोनों मुंह खुले रखे जाते हैं, तो यहाँ से फिर ये पानी नीचे वाले खेत में आ जाता है। फिर अगर ये भी भर जाए तो इस वाले खेत में पानी आ जाएगा इस तरीके से, फिर ये भी भर जाए तो इसके नीचे वाले खेत में पानी आ जाएगा। इस प्रकार ये खेत के खेत बना देते हैं ढालू भूमि पर, ढालू भूमि पर ये खेत बना दिए जाते हैं और इन खेतों में पानी भर जाता है, अर्थात अवरोध बनाए जाते हैं, ये मेड़ बनाई जाती है जिसकी वजह से इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब इनमें इस तरीके से पानी इकट्ठा किया जाता है तब तो ये क्या कहलाती है, जल संरक्षण की विधि कहलाती है। लेकिन फिर होता क्या है कि जब इन खेतों का पानी सूख जाता है तो इसमें कुछ नमी बची रह जाती है। जब पानी सूख जाता है, भाई खेत है और खेत पानी से भर गए हैं, तो कुछ समय के पश्चात इन खेतों का पानी समाप्त हो जाता है, या तो जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है या कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जब ये पानी उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, ये खेत खाली हो जाते हैं, तो इनमें कुछ नमी बची हुई रह जाती है। और ये जो नमी बची हुई रह जाती है, इस नमी को देखते हुए यहाँ पे लोग इन खेतों में क्या कर देते हैं, फसल बो देते हैं। क्या कर देते हैं, इन खेतों के अंदर फसल बो देते हैं। और ये जो फसल बो देते हैं ऐसी फसल बो दी जाती है इनमें जो कम सिंचाई में, कम पानी में पैदा होने वाली फसल हो। तो इस प्रकार यहाँ पे ये खेती करने का एक तरीका है और इस तरीके की वजह से इसको एक कृषि पद्धति भी माना जाता है। और यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये जो कृषि करने का पद्धति है या तरीका है, तो खड़ीन कृषि पद्धति, खड़ीन कृषि पद्धति, खड़ीन कृषि पद्धति 15वीं सदी में, 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कृषि करने का तरीका सिखाया, ये किसके द्वारा सिखाया गया, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और कब किया गया था ये इस प्रकार की कृषि करने का शुभारंभ, तो ये 15वीं सदी में किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है। सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ पर की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, जैसलमेर में की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रकार की चीजें, यहाँ पे कुई, कुंडी, इस प्रकार के और भी कुछ छोटी मोटी तौर तरीके हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जल को इकट्ठा करने के लिए, जल को रोकने के लिए, जल को बचाने के लिए, जल का सदुपयोग करने के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। रन या टाट क्या है, तो ये अस्थायी झीलें होती है। प्लाया झीलें क्या है, तो ये स्थायी परमानेंटली झीलें होती है। इसके अलावा नाडी, तो ये छोटे पोखर होते हैं गांव के आसपास के क्षेत्र में, कुछ निम्न भूमि पे, ढालू भूमि पे ये बना दिए जाते हैं। इसके अलावा टांका क्या है, तो टांका एक पक्की टंकी होती है और इसके आसपास के क्षेत्र को आगोर या पाइथान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खड़ीन, तो खड़ीन एक जल संरक्षण की विधि भी है और इसके अलावा ये एक कृषि करने का तरीका भी है, अर्थात कृषि पद्धति भी है।
कृषि पद्धति का जो आविष्कार किया या शुभारंभ किया वो 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। और आज जो सर्वाधिक खड़ीन कृषि की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, तो जैसलमेर के अंदर की जाती है। सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ पर की जाती है, तो जैसलमेर के अंतर्गत की जाती है, जैसलमेर में की जाती है। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट भौतिक विभाग जिसका नाम था पश्चिमी रेगिस्तान या इसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। ठीक है, अब हम सेकंड भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। सेकंड भौतिक प्रदेश का नाम है अपने जिसको कहा जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वह आप जानते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। ये अपना राजस्थान में इस प्रकार से ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों क्या अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सेकंड भौतिक विभाग जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। सर्वप्रथम हम इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करें तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। या सबसे पहले और बात करें दूसरी, तो ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कितने भौतिक विभाग कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो राजस्थान के 9% भूभाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत, 9% भूभाग पर विस्तृत है। 9% भूभाग यानी कि पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली के अंतर्गत शामिल होता है, 9% भूभाग अरावली के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस अरावली प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है, कितनी जनसंख्या को शामिल किया जाता है, तो यहाँ राजस्थान की जो जनसंख्या है, राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर शामिल की जाती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 10% जनसंख्या। तो आपको ध्यान रखना है जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान या थार के मरुस्थल को, तो थार के मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान जो राजस्थान का भाग था वह 61.11% भूभाग था और वहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास कर रही थी। यहाँ पे जो है वो अपना राजस्थान है कहाँ गया, अच्छा यहाँ, तो यहाँ पे जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग को कवर करता है, तो ये 9% भूभाग पर फैला हुआ है। और यहाँ राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। सबसे पुराना भौतिक विभाग है। चारों भौतिक विभागों में सबसे पुराना भौतिक विभाग माना जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को माना जाता है, सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। दूसरी बात, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। किसका, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग माना जाता है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। जो मैं कल भी बता रहा था आपको कि
जो पूरा विश्व है, पूरा जो क्षेत्र है पूरा विश्व का, तो उसको पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था प्राचीन समय के अंदर। और पेंजिया के दो भूभाग हुए थे 33 सागर के कारण, एक तो अंगारा लैंड उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। तो उसी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है अपना कौन सा प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो किसका भाग माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और दूसरी बात अगर अपने भारत में बात कर ले तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है भाग। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। प्राचीन कालीन पूछे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और अपने भारत के अंदर अगर इसको पूछे तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। ये किसका भाग माना जाता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का इसको भाग माना जाता है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत आने वाले जिले कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जिले शामिल किए जाते हैं, तो ध्यान से समझना है आपको। एक तो जिला इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है सिरोही जिला। कौन सा जिला, सिरोही जिला। इसके अलावा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है उदयपुर जिले को। इसके अलावा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है राजसमंद जिले को। आगे चलते हैं तो अजमेर को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे चले तो जयपुर को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जयपुर। और इसके अलावा दौसा को इसमें शामिल किया जाता है, ये दौसा। और इसके अलावा इसमें अलवर को शामिल किया जाता है। किसको, अलवर को। तो इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं, 7 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात समझना है, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको कि जब अपन इसके उप विभाग करेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, तो उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी बताऊंगा आपको, सीकर जिले के अंदर स्थित है रघुनाथगढ़। तो फिर आप वहां पे थोड़ा सा इस बात को मानेंगे कि सर रघुनाथगढ़ तो सीकर के अंदर है और सीकर को तो अरावली के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि जो सीकर जिला है उस सीकर जिले का, सीकर का झुंझुनू का थोड़ा थोड़ा पार्ट अरावली के अंतर्गत आता है, लेकिन उनका सीकर का और झुंझुनू का जो ज्यादातर पार्ट है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है और उनको मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत शामिल कर रखा है। इसलिए सीकर को और झुंझुनू को अरावली में शामिल नहीं किया जाता है। वैसे आंशिक विस्तार की बात करें अगर अरावली की, तो इसका आंशिक विस्तार 13 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है, 13 जिलों के अंदर है। लेकिन मुख्य रूप से अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या पूछे तो 7 है। अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और 7 का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसमें एक तो सिरोही है, सिरोही, एक आता है अपना उदयपुर, और इसके अलावा आता है हमारा राजसमंद, ये राजसमंद। इसके अलावा आता है अजमेर, ये अजमेर। इसके अलावा आता है अपना जयपुर। इसके अलावा आता है दौसा, और इसके अलावा आता है अलवर जिला। कौन सा जिला, अलवर जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि आंशिक विस्तार अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, आंशिक विस्तार, तो आंशिक विस्तार कितने जिलों में है दोस्तों, आंशिक विस्तार 13 जिलों में है। आंशिक विस्तार, और आंशिक विस्तार कितने जिलों में है, तो 13 जिलों में है। दोनों प्रकार से बात आपको याद रखनी है। अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या, तो अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 7, जिनके नाम आपको क्रमशः ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि अरावली का आंशिक विस्तार कितने जिलों में है, तो अरावली का आंशिक विस्तार जो है वह 13 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है, 13 जिलों के अंदर है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस अरावली के उत्पत्ति से संबंधित अगर हम बात करें तो उत्पत्ति, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये अरावली। अरावली, तो अरावली की उत्पत्ति से संबंधित अगर हम बात करें, या चलो उत्पत्ति के अलावा
अगर हम इसकी बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जैसा कि मैंने बताया गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। इसके अलावा अगर इस पर्वत की, मैंने कहा था आपसे कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग दोस्तों माना जाता है आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले का। कितने वर्ष पहले का? 60 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है। उस प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले। लेकिन अगर इसके पर्वत की बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर तो इसको वलित पर्वत माना जाता है। कैसा पर्वत माना जाता है? वलित पर्वत माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति के आधार पे या निर्माण के आधार पे बात करें तो किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत अर्थात फोल्ड होने वाला पर्वत है, अर्थात ऊंचा नीचा इस प्रकार का पर्वत है, जिसमें ऊपर से क्या इस प्रकार से बने हुए रहते हैं, तो उसको वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पे या निर्माण के आधार पर कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर ली जाए दोस्तों अवस्था के आधार पर कैसा पर्वत है, तो अवस्था के आधार पर हो जाएगा मित्रों, अवस्था के आधार पर हो जाएगा मित्रों ये कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। तो आपको दोनों तरीके से बात ध्यान रखनी है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, इसका निर्माण जो हुआ था, तो निर्माण के आधार पर तो ये कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। लेकिन अवस्था के आधार पर पूछ लिया जाए वर्तमान में, तो अवस्था के आधार पर यह पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। दूसरी बात, अगर इसके विस्तार के बारे में हम बात करें, विस्तार कि इसका विस्तार कैसे है, कैसे फैला हुआ है, तो प्राचीन समय के अंदर तो इसका जो विस्तार था वो यहाँ लक्षद्वीप तक माना जाता है, अरब सागर तक इसका विस्तार माना जाता है प्राचीन समय के अंदर। प्राचीन समय के अंदर ये जो हमारा अरावली पर्वत था ये फैला हुआ था अपने कहाँ तक? अरब सागर तक फैला हुआ था। इसलिए इसको माना जाता है अरावली का जनक कहा जाता है। अरावली का जनक अरब सागर को माना जाता है। अरावली का जनक किसको माना जाता है? अरब सागर को माना जाता है। तो इसका प्राचीन समय में विस्तार अरब सागर तक था, और वर्तमान में जो इसका विस्तार है वो यहाँ गुजरात में पालनपुर से स्टार्ट होता है और ये हमारे राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? दिल्ली तक फैला हुआ है, जहाँ पर इसके भाग को क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली तक फैला हुआ है। तो प्राचीन समय में ऐसा विस्तार था, वर्तमान समय में ऐसा विस्तार है। राजस्थान में पूछा जाए तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक फैला हुआ है। तो इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, राम राम सभी को।